इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई राम राम। कृष्ण भाई आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने हमारी राम राम। कृष्ण भाई जी। विनोद भाई, जिस तरह सरकार जो जोर दे रही है या क्योंकि हम दोबारा फिर अपनी जो परंपरागत खेती है और जो जैविक खेती है हाँ। उसकी तरफ बढ़ने लग रहे हैं। हर क्षेत्र में जो है जैविक खेती की तरफ ध्यान दिया जाने लग रहा है। और उसी जैविक खेती की जो बात करें तो उसमें एक और जो है एक विशेष वो है, एक जीव है, जलीय पौधा है अजोला। बिल्कुल। तो वो भी जो है जैविक खाद के रूप में बहुत काम आवा है और नाइट्रोजन का एक बहुत बढ़िया स्रोत है। क्यों ना आज इसी विषय पे बात करें। हाँ देखिए विनोद भाई, लगातार जो किसान भाई हैं वो ज्यादातर रासायनिक खादों के ऊपर जोर दे रहे हैं। बिल्कुल भाई। और जिस तरह के धान की जो फसल लगा रखी है भाई, उसके अंदर तो हम भी देखा है कितना का नहीं जावा, हम भी खुद भी जो है ना रासायनिक खाद का ज्यादा प्रयोग करें। क्योंकि कई बार देखने में यो आवा विनोद भाई की जो खेती है ना, हाँ। रासायनिक खाद के बगैर वो होंदी ही नहीं। बिल्कुल भाई। तो इस करके जो है ना ज्यादातर जो है ना किसान भाई जैविक खेती की बजाय जो रासायनिक खाद है उसके ऊपर ज्यादा जोर दे हैं। हाँ, और खेता में भी जो है ना वो रासायनिक खाद डालना है। तो इस करके भाई हम तो यही कहा है कि बार बार भाई जो जैविक खाद है इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा आपने करना चाहिए। चाहे आप भाई गोबर की गली सड़ी खाद हो, चाहे जैविक खाद हो, कोई सी भी खाद हो भाई, तो केंचुआ खाद है, चाहे केंचुआ खाद है। तो इस प्रकार से भाई आपने जो है ना जैविक खाद के रूप में जो अजोला है इसको भाई आपने जरूर से जरूर जो है ना इसका भी प्रयोग अपनी खेती में करना चाहिए। जिस तरह के जिक्र कर रहे हैं कि अजोला जो है ना पानी में पनपने वाला, तेजी से बढ़ने वाली भाई एक जलीय फर्न है जी। और जो अजोला है उसका सबसे खास बात यह है कि जो नाइट्रोजन जो है उसकी मात्रा जमीन में बढ़ा हुआ है और साथ में जो पौधे हैं उसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा में बढ़ा हुआ है। यानी कि विनोद भाई कहना चाहो कि जो अजोला है हाँ, यो नाइट्रोजन की कमी ना पूरा कर दे। और क्योंकि हमने भी रहा कि नाइट्रोजन जो है चाहे वो इंसान हो चाहे पौधे हैं, सब खातर जो है बढ़ोतरी खातर जरूरी है। बिल्कुल। और जो अजोला है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके सूरज की जो धूप है उससे जो है उसमें जो नील हरित शैवाल है वो उपस्थित है। वो सूर्य के प्रकाश को जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करके उसको जो है नाइट्रोजन उपलब्ध करा हुआ है। बिल्कुल। और कृष्ण भाई खास बात यह है कि अजोला को हम जो है धान के खेत में भी आसानी से उगा सके हैं। अच्छा। और इसका उपयोग जो है खाद के रूप में हम कर सके हैं। अच्छा। और धान की फसल में तो अजोला का प्रयोग करने पर वो जल्दी तक विघटित होकर धान के जो पौधे हैं उसमें नाइट्रोजन बढ़िया डाल उपलब्ध कराता है। बिल्कुल। और साथ में कृष्ण भाई जो मिट्टी की उर्वरता है वो दिन ब दिन जब हम बात कर रहे हैं एक रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो दिन ब दिन कमजोर होती जाने लग रही है। हाँ, कई देखे हैं किसान भाई जो मिट्टी है ना ये तो जी सोच ले कि इसकी तो जो पैदावार हाँ करने की जो ताकत है ना वो दिन प्रतिदिन भाई घटती जाने लग रही है। क्यों? उसमें जो है ना किसान भाई कई बार तो जिस तरह ये भी है कि जो फाने हमारे धान के हैं चाहे गेहूं के हैं हाँ। उनमें आग लगा दे, उसकी जो उर्वरक शक्ति है बढ़ाने की वो भी खत्म हो जाएगी। ऊपर की परत है जो हमारे मित्र कीट है वो भी खत्म हो जाए, वो भी खत्म हो। तो इस तरह भाई हम तो ये के अंदर बार बार जिक्र करते हैं विनोद भाई देखो जो फसल अवशेष है उसको नहीं जलाना चाहिए। हाँ। और साथ में जो अजोला है वो मवेशियों में जो कुकुट है, भेड़ बकरी हैं, उनके लिए जो सस्ता और जो है सुपाच्य सा एक पौष्टिक आहार भी है। अच्छा। यानी कि दोनों काम हो गए, हमारे खेत की नाइट्रोजन भी पूरी होगी और साथ में जो हमारे डांगर डोर है उनका पेट भी भरा है और अच्छा पोषक तत्व भी जल्दी पचने वाला भोजन है। जल्दी पचने वाला है, प्रोटीन की मात्रा उसमें ज्यादा है और जल्दी उपज है। और साथ में अपने जो हरियाणा में लगभग साल भर में जो पशुओं खातर हरे चारे का जो एक कह लगे बढ़िया विकल्प भी है। हाँ। कि पूरा साल जो है उन्हें हरा चारा मिल जाए। और पशुपालक भाई खातर तो जो अजोला है
खासकर पशुपालन में आने वाली जो लागत है उसने भी कम करने में मदद करा है। बिल्कुल। और कृष्ण भाई अगर अजोला के जो प्रयोग के लाभ की बात करें, हाँ देखो भाई, अजोला के लाभ तो बताने जरूरी हैं। किसान भाइयों को पता लग जाए भाई इसका जो है ना क्या फायदे हैं, क्या फायदे और हमने किस तरह इस्तेमाल भी करना है। बिल्कुल। तो जो रासायनिक उर्वरक है उनका प्रयोग तो हमने बचना है और वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करना है ताकि जो है मिट्टी में नाइट्रोजन का जो मात्रा है वो बढ़े। और साथ में जो है मिट्टी की जो रासायनिक और भौतिक दशा है उसने सुधारण खातर और जो मिट्टी की उर्वरता है उसने लंबे समय तक बनाए रखने खातर में भी जो है अजोला जो है पूरी मदद करे है। साथ में जो जैविक पदार्थ हैं जो कम समय में जो आसानी तो जो है अपघटित हो जाए और फसल की जो है उपज बढ़ाने में और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने में भी मदद करे है। और कृष्ण भाई इसके अलावा जो मिट्टी की जो जल धारण करने की जो ताकत है उसने भी जो है अजोला बढ़ावा है। तो अजोला के जो फ़ायदे वो अनेक हैं। साथ में जो भाई धान में जो सिंचित खेत हैं उसमें वाष्पीकरण की दर है उसने भी कम करा है और जो खरपतवार है उसको भी नियंत्रण करने में मदद करा है। इसके अलावा भाइयों अजोला में जो है प्रोटीन है, विटामिन है, अमीनो एसिड है और दूसरे तरह के जो पोषक तत्व जिस तरह की फास्फोरस है, पोटाश है, जिंक है, लोहा है, मैग्नीज है, ये सारे पोषक तत्व चाहे वो मुख्य पोषक तत्व हों चाहे वो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, सारे के सारे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। साथ में जो रासायनिक उर्वरक हैं उनकी जो कार्य क्षमता है उसने भी सुधारण में जो है अजोला मदद करे है। और इसके अलावा भाइयों अजोला पशुओं में, मछलियों में, मुर्गी आदि हैं उनके लिए भी जो है प्रोटीन का एक बढ़िया साधन है। जिस तरह हम बता रहे थे कि जो एक तो आसानी तो पच जाए हो और दूसरा जो है प्रोटीन की भरपूर मात्रा होने के कारण जो पशुओं में बढ़ोतरी है उसमें भी ये जो है बहुत मदद करे है। इसके अलावा भाइयों जो अजोला है वो पशुओं खातर पूरा साल हरे चारे का एक बढ़िया विकल्प भी है। साथ में जो फसल उत्पादन कर रहे हैं जिस तरह खास करके धान की जो उपज है, धान की उपज बढ़ाने खातर हमने जो साथ साथ जो है स्वच्छ वातावरण बनाने में भी वो मदद करा है। इसके अलावा भाइयों जो पोटाश है उसकी जो उपलब्धता है उसने भी अजोला बढ़ावा है। और अजोला जो है अनेक प्रकार के जो विटामिन है या हार्मोन्स हैं उनका जो स्राव है वो करा है जिससे पौधे के विकास में मदद मिला है, यानी कि पौधे की हर तरह से जो है बढ़ोतरी में वो मदद करा है। इसके अलावा भाइयों जो अजोला के प्रयोग तय धान में जो है 20 से 25% तक जो है नाइट्रोजन उर्वरक की जो बचत है वो भी किसान भाइयों की वजह है। और पैसे की अगर बचत है तो उससे बढ़कर क्यों उसका है। साथ में मिट्टी की जो उसमें जो नाइट्रोजन की कमी है उसने भी पूरा करा है। और कृष्ण भाई इसके अलावा जो है अजोला ने जो खेत में अगर उत्पादन लेना है तो उस खातर के बात का हम ध्यान रखें। तो एक तो अजोला का जो कल्चर बना हुआ है उस खातर भाइयों जो है खेत ने एकदम समतल कर लें, एक सरा कर लें। और जो है उसमें 20 मीटर से 20 मीटर गुणा 2 मीटर की जो आकार की ऊंची डोर जो है उनकी क्यारी बना लें, तैयार कर लें। और हर एक क्यारी में जो है 10 किलोग्राम गोबर की गली सड़ी खाद, बिल्कुल। और साथ में भाई 35 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट छिड़कने के बाद उसमें 10 से 15 सेंटीमीटर पानी भरते हैं। और फिर उसके बाद जो है 8 से 10 किलोग्राम प्रति क्यारी जो है ताज़ा अजोला के जो स्टार्टर हैं वो स्टार्टर जो कल्चर है उसने छिड़क दें। और हर 4 दिन के अंतराल पर सिंगल सुपर फास्फेट ने 2 बार डालें। और कीट पतंगा तो बचाने खातर उसमें 100 ग्राम फ्यूराडान जी का जो है उसमें स्प्रे कर दें। और लगभग 15 दिन के बाद जो है अजोला की अच्छी मोटी परत देखने पर जो है उसमें हम इकट्ठा कर लें। और इन क्यारियाँ तो औसत लगभग हम 40 से 50 किलोग्राम अजोला प्राप्त कर सके हैं। तो इसी तरह विनोद भाई आगे जिक्र कर रहे हैं कि भाई जो अजोला है ना उसमें उसका जो उत्पादन भी करना चाहे तो किसान भाई थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। बिल्कुल भाई। एक तो अजोला की अच्छी पैदावार लेने खातिर भाई इकाई अजोला को जो है तैयार करने का स्थान बढ़िया होना चाहिए। हाँ। और संक्रमण मुक्त रखना चाहिए उस स्थान को जी। अजोला की इकाई का तापमान लगभग भाई 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जिस पानी में अजोला को भाई तैयार किया जाना है उसका pH मान भाई 5.5 से लेकर 7 के मध्य होना चाहिए जी। अजोला को कीटों और संक्रमण से बचाने खातिर भाई पानी को प्रत्येक 8 या 10 दिन के अंतर पर भाई एक बार जरूर बदल दें। हाँ। और इकाई में भाई कीट और बीमारी का संक्रमण होने पर भाई अजोला के नए और शुद्ध कल्चर से नई इकाई का संचरण करना चाहिए। अच्छे उत्पादन के लिए भाई गर्मियों में अजोला की इकाई को भाई अत्यधिक तापमान या फिर सूर्य के जो तेज प्रकाश है भाई उससे बचाने खातिर भी कुछ न कुछ अपना उपाय करना चाहिए। तो यह तो कृष्ण भाई बात करी जैविक खाद अजोला के महत्व पर। बिल्कुल।
और क्यों ना भैया का करवा दो मनोरंजन। अच्छा सुनाओ हो लोकगीत। बोलिए सूते न जगा दूते कदे उठ के लड़ाई कर दे हर मेहनत तलवार काट के जान की सफाई छल छबिला इसका मेरे तजबर वसीला इसका मेरे तजबर वसीला और चाचा ताऊ कटम कबीला नुबलियान के सगाई कर दे राम जी से छोड़े न मेरे बाप का जमाई मन की मैं सोची शरत करूंगी और पूर्णवासी का व्रत करूंगी इस छैल की लगाई कर दे राम जी बता इस छोरे का कौन सा शख्स बुराई सोचरी मैं मछली की ढाल लोचरी ये मेरी अर्जी से राम गोचरी बाबे माता लखाई कर दे सत्यनारायण तेरी कथा बात दूं इन मेरी ननंद का भाई कर दे बजा कर लक्ष्मी चंद के नाम ने दोनों वक्ता सुबह शाम ने देवी माई कर दे न मांगे राम पान जियाड़ा मरती की दवाई कर दे
तो विनोद भाई जी कृष्ण भाई, ये तो आपने बहुत अच्छी रागनी सुनवाई। और गायक कलाकार थे विक्रम फोगाट। फोगाट। और कृष्ण भाई थोड़ा सा जिक्र कर लें मोटे अनाजों के बारे में। और मोटे अनाजों में जो है, एक तो मुख्य रूप से हम मना क्यों रहे हैं मोटे अनाजों का वर्ष, और उसमें भी थोड़ा सा बात करेंगे बाजरे की। बाजरे के बारे में तो जो 2023 है वो दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में जो है वो मनाया जाएगा। बिल्कुल। और इसको मनाए जाने में जो है भारत का बहुत बड़ा श्रेय भी है, क्योंकि वर्ष 2023 में भारत की अगुवाई में पूरी दुनिया में जो है अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। अच्छा। और इसको मनाए जाने का मुख्य कारण ये है कि वर्ष 2018 में भारत सरकार ने जो है संयुक्त राष्ट्र को खाद्य एवं कृषि संगठन को पत्र भेजा था, कि जिसके बाद जो है खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO ने कृषि संबंधी जो समिति है और जो परिषद है उसके द्वारा जो है प्रस्ताव स्वीकार करा। और जो FAO का जो 41वां सत्र था उसमें जो है प्रस्ताव जो है पारित हो गया कि जो है 2023 जो वर्ष है वो मुख्य रूप से ज्वार बाजरा जैसे जो अनाज है उनको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाएगा। बिल्कुल। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो मोटे अनाज है उनमें पोषक तत्व उनकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। और जो कृषि मंत्रालय है उसने भी बताया कि जो है इसके माध्यम से जो खाद्य सुरक्षा है और पोषक तत्वों के लिए जो पोषक अनाज के योगदान के बारे में उन्होंने इसके जो है जागरूकता के बारे में भी जो है ज्ञान दिया। और आगे 2023 में इसके बारे में खूब बातचीत भी होगी कि जो मोटे अनाज है उसमें जो है पोषक तत्वों की भरमार है जो धीरे धीरे हम भूल गए थे। बिल्कुल। देखिए विनोद भाई, मोटे अनाज में बाजरा का तो जिक्र आप कर ही रहे हो। हाँ। मोटा अनाज बाजरा भी है, लेकिन ये सर्दी में ज्यादातर खाने में स्वाद भी लगा तो है। बिल्कुल इस भाई। बात का तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शरीर में जो है गर्मी बंदी में रखा है तो इसमें सर्दी के पोषक मौसम तत्व में है। पोषक कई तत्व भाई जो दिल की बीमारी है जिन्हें उन्होंने कई हाँ, बाजरा खाना बड़ा जरूरी है। हाँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम जो है बस चावल और गेहूं पे अटक कर रह गए हैं कि बस दो ही फसल लेनी है और दो ही फसल वो खानी है। देखिए विनोद भाई, थोड़ा सा और भी बात है इसमें कि जो मोटे अनाज बाजरा है ना, हाँ, ये थोड़ा कम पानी लेवा। हाँ, पानी कम लेवा है। हाँ। और कम उपजाऊ मिट्टी में भी जो है आसानी तो हो जाए है। बिल्कुल। तो ना तो खाद पानी इतना देना, और जो है तो कीमत भी इसकी बढ़िया मिल रही है। कीमत भी बढ़िया मिल रही है हमने। तो इसमें जो अगर बात करें मुख्य रूप से जो हमारा मोटे अनाज के जो प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, अपना हरियाणा है, झारखंड है, कर्नाटक है, केरल है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, पंजाब है, राजस्थान है। तो ऐसे बहुत कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो है मोटे अनाजों की खेती खूब करी जाने लग रही है। तो साथ में कृष्ण भाई जिक्र कर लें मौसम का भी। तो आज का जो अधिकतम तापमान रहा विनोद भाई वो रहा 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है ना अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 34 डिग्री ही जी। और भाई न्यूनतम तापमान रहेगा 27 डिग्री। और इसके साथ साथ भाई बारिश की भी संभावना बनी हुई होगी। और कल के अगर किसान वाणी कार्यक्रम की बात करें तो कल के जो किसान वाणी कार्यक्रम में जो है कार्यक्रम रहेगा फोन इन, क्योंकि कल है दिन मंगलवार। और विषय रहेगा पशुपालकों के लिए पशुपालन विभाग की योजनाएं। और इस विषय पर जो जानकारी देंगे हैं डॉक्टर मंजीत कटारिया जो कि पशु चिकित्सक हैं। तो विनोद भाई जी देखिए, आप बहुत अच्छी जानकारी तो दे ही रहे हैं, इसके साथ साथ थोड़ा सा एक अंतराल लेकर उसके बाद अगली जो जानकारी देंगे भाइयों को वो देंगे ड्रोन की कृषि में क्या उपयोगिता है, लेकिन इस संदेश के बाद। कृषि के क्षेत्र में हरियाणा की अपनी खास पहचान है। गेहूं और धान की खेती के लिए ये राज्य प्रसिद्ध है, परंतु अब यहाँ के मेहनती किसान परंपरागत खेती की जगह नई फसलों को भी अपना रहे हैं। धान की फसल सिंचाई के पानी की अत्यधिक खपत करती है, जबकि पानी की उपलब्धता एक कठिन चुनौती बनती जा रही है। इसलिए आवश्यक है कि धान के क्षेत्र को क्रमशः कम करते हुए पानी की कम खपत करने वाली फसलों को जगह दी जाए। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत किसानों को धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत नामक एक अभिनव और प्रभावी योजना लागू की है। इसके अंतर्गत धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हरियाणा सरकार के संगठित प्रयासों और किसानों के सहयोग से वर्ष खरीफ 2020 व 2021 में कुल लगभग 1,16,000 एकड़ क्षेत्र में धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाई गयी। इसके लिए किसानों को
76 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए गए। फसल विविधीकरण के प्रयासों से वर्ष 2019-20 से 2021-22 के बीच धान के कुल क्षेत्र में लगभग 10% की कमी आई है। राज्य सरकार द्वारा एक अन्य प्रभावी योजना भी चलाई जा रही है, जिसके तहत धान की सीधी बुआई की जाती है। खरीफ 2021 के दौरान लगभग 17,000 एकड़ में धान की सीधी बुआई के लिए 8,627 किसानों को लगभग 9 करोड़ की प्रोत्साहन राशि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत दी गई। इस वर्ष 1 लाख एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। खरीफ 2021 के दौरान एक अन्य विविधीकरण स्कीम के तहत लगभग 34,000 एकड़ क्षेत्र में 22,000 किसानों ने दलहन तिलहन की खेती की और उन्हें 4,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से लगभग 14 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। गत वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान दालों के क्षेत्र में करीब 40% तथा तिलहन में 11% की बढ़ोतरी हुई। भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार के प्रयासों और योजनाओं ने फसल विविधीकरण की सफलता की अनेक कहानियां लिखी हैं। ऐसी ही एक कहानी है कैथल जिले की उप तहसील सीवन की। यहाँ के किसान धान और गेहूं की जगह खरबूजा, खीरा और टिंडा उगाकर उन्नति की नई राह पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे स्कीम आई है सरकार की तरफ से, मेरी पानी मेरी विरासत। उसके तहत हमने धान और गेहूं को छोड़ के हमने तरबूज, खरबूजे, खीरे, टिंडे की खेती करनी शुरू की है और उसमें इंटरक्रॉप के रूप में हम मकई ले रहे हैं, जिसमें पानी की खपत काफ़ी कम हो गई है। 25% पानी में हम ये सारी फसलें ले लेते हैं और हमें सरकार की तरफ से इसमें सहायता मिल रही है 7,000 रुपये पर एकड़ की। और साथ में हमें और भी मुनाफा हो रहा है फसल में, हम 25 से 30% एक्स्ट्रा कमा पा रहे हैं, जो 25-30 हज़ार रुपये पर एकड़ बनता है। हरियाणा राज्य के किसान समृद्धि के नए मुकाम की ओर अग्रसर हैं। फसल विविधीकरण ने उनके जीवन में मुस्कान का नया रंग भर दिया है। तो विनोद भाई जी, कृष्ण भाई, अब जो है ना थोड़ी चर्चा करेंगे हम ड्रोन का खेती में क्या उपयोग रहेगा। हाँ, इनकी जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता खेती बाड़ी में बड़ी तेज़ी से बढ़ने लग रही है। और ड्रोन जो है उसका क्या महत्व है, इस बारे में करें बात। देखिए विनोद भाई, जो किसानों को खेती के जो बेहतर उपज लेने खातर ना, हाँ, और किसानों की आय में भाई बढ़ोतरी करने खातर एक बढ़िया आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया जाने लग रहा है जी। और कई ग्राम भाई जिस तरह टाइम बदला उसी के अनुसार अपने अपना डाल लें तो भाई बहुत अच्छा रहा है। बिल्कुल बदलाव तो भाई बदलते मौसम के साथ भाई खेती के क्षेत्र में भी बदलाव आया है। जहाँ क्या देखे हैं कि जो पहले किसानों को फसलों की बुआई खातर भाई या कटाई में कई दिन लग जाए थे, हाँ, यानी कि साढ़ी सावनियों में 2-2 महीने लग जाते भाई। हाँ, लेकिन आज आधुनिक कृषि यंत्र थे भाई फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक का काम जो है ना कम टाइम में होना, सब जो मशीन हाँ, पूरे विश्व में भाई कृषि के जो कार्य है इसके खातर नैनो टेक्नोलॉजी आ गई जी, ड्रोन आ गए, या फिर आर्टिफिशियल भाई इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ता जाने लग रहा है। हाँ, हमारे देश में भी भाई सरकार खेती के क्षेत्र में तकनीक का उपयोग को बढ़ावा दे रही है जी, और ड्रोन के इस्तेमाल से जो है ना किसानों को जो खेती करने में काफी मदद मिल रही है। जो वो दवाई छिड़कनी हो, हाँ, या फिर जो है निगरानी रखनी है, बिल्कुल सारे कामों में जो ड्रोन, हाँ, मदद करने लगे। तो ड्रोन की मदद भाई बड़े क्षेत्रफल के में जो है जिस तरह के कुछ ही जो मिनटों में हम जो खाद छिड़कनी है वो भी छिड़क सकें, हाँ, कोई दवाई छिड़कनी है वह भी छिड़क सकें बड़ी आसानी से। और यहाँ तक कि भाई सिर्फ जो है ना किसानों की जो लागत है उसमें भी कमी आएगी इस काम से, क्योंकि जो काम मुश्किल है उसको आसानी से ड्रोन करते हैं। और जो दवाई छिड़कने की आप बात करें तो दवाई छिड़कने में जो है शरीर पर नुकसान बहुत हो है, हाँ, तो उससे भी जो है बचा जा सके है ड्रोन के छिड़काव करके दवाई। जिस तरह के पहाड़ी एरिया में मान लो पहाड़ी एरिया में तो भाई देखो विनोद भाई काफी ऊंचे पेड़ हुआ, हाँ बिल्कुल भाई, और भाई खेत भी कई ऊंचाई पे हुआ, तो इस करके भाई उनकी ड्रोन के साथ सारा काम आसानी तो हो जाएगा। कहीं पाउडर छिड़कना हो या पेड़ के ऊपर कुछ लग रहा है भाई पाउडर छिड़कना, दवाई छिड़कनी है, तो सारे काम आसानी तो हो जाए। इससे भाई टाइम की बचत होगी और कई तरह भाई श्रम की भी बचत होगी, साथ साथ में पैसे की बचत होगी। बिल्कुल भाई। और ड्रोन का जो खेती में उपयोग है ना भाई, इसके इस्तेमाल से फसलों के ऊपर कीटनाशक का छिड़काव करना किसानों के लिए आसान हो जाएगा जी। और ड्रोन का जो इस कार्य को भाई पारंपरिक तरीके की तुलना में बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से कर सके, हाँ। और इसकी मदद से ही फसल का जो नुकसान का जो आकलन है वो भी कर सके अभी, हाँ भाई, कुछ एरिया में खराब हो रही फसल, कितनी फसल खराब होगी। और ड्रोन के उपयोग से भाई खेती की सिंचाई पर भी निगरानी आसानी से रख सका है। मल्टी स्पेक्ट्रल जो सेंसर है उन सारे क्षेत्रों की भाई पहचान कर सका है,
जिस तरह के देखा है कड़ी शुष्क है, इसके उपयोगिता किसान खेत के पूरे क्षेत्र में बेहतर तरीके से भाई सिंचाई भी कर सके। कई क्रम में जड़ा पानी नहीं पहुंचता ड्रोन से देख सके। तो वहाँ भाई अपना जाकर देख ले कृष्ण भाई। हाँ, इनकी हम धरती ऊपर तो देख सके कि कड़े की हो रहा है, कितना बदलाव आ रहा है, तो सारा आसानी तो देखा जा सके है। और ड्रोन का जो उपयोग है भाई फसल के स्वास्थ्य की निगरानी करने में भी कर सकें जी। और इसका उपयोग भाई फसल नुकसान का जो आकलन है उसके लिए भी कर सकें। और इसमें लगे जो सेंसर हैं उनकी मदद से किसान पता कर सके हैं कि भाई खेत के कौन से भाग में फसल का ज्यादा नुकसान हो रहा है जी। और कड़ा भाई खरपतवार ज्यादा है, कड़ा संक्रमण हो रहा है और कहाँ कीटों से भाई प्रभावित हो रहे हैं जो फसल है हमारी। इसका पता लगाने खातिर भाई जो ड्रोन है ना उसकी मदद ले सके। और इसके उपयोग से भाई किसान पशुओं पर भी नजर रख सका है। और ड्रोन में लगे जो कैमरे हैं या सेंसर हैं इनकी मदद से भाई फसलों की देख रेख जो है ना आसानी से कर सका है। और फसलों की जो लंबाई ज्यादा होने तक भाई किसान को निगरानी करना या फिर कितना कठिन हो जाएगा था पहले तो। लेकिन ऐसे समय में भाई जो नए तकनीक का समय है इसमें ड्रोन की सहायता भाई फसल की निगरानी करने में भी मदद हो जाए। यानी कि कृष्ण भाई आप यूँ कह रहे हो कि या तो एक तरह से किसान भाई की तीसरी आंख है जो 24 घंटे निगरानी रखा फसल के ऊपर, कड़ा खराब हो रही है, कड़ा ठीक है, कड़ा पानी पहुंचा, कड़ा नहीं पहुंचा है। और एक बात हो रहा है विनोद भाई जी, देखो इसमें है तो इसकी कीमत भी 2-2.5 लाख रुपए भी है। लेकिन 10 लाख रुपए तक के भी ड्रोन है। लेकिन आपको वो सब्सिडी मिलेगी। सरकार जो उस पर जो है अपना वहन कर रही है ताकि जो है किसान भाइयों को सस्ते से सस्ते में जो है ड्रोन उपलब्ध हो जाए। तो यह तो बात करी ड्रोन के महत्व पे। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। कृष्ण भाई जो घड़ी है वो आगे इजाजत नहीं दे रही, समय जो हमें इजाजत नहीं दे रहा, तो इसी के साथ ले भाइयों तो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।